हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा ध्वनि का क्लास 2 है, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं साउंड से रिलेटेड। तो आज हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो 20,000 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियाँ, है ना। और अवश्रव्य कौन होती हैं? अवश्रव्य होती हैं हमारी 20 हर्ट्ज से कम, है ना। अब श्रव्य कौन होती हैं? तो दोस्तों, जो श्रव्य होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं कौन? हमारी श्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। यहाँ पर बात करते हैं मनुष्य की श्रव्य सीमा क्या है, तो वहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कहा जाता है। ये श्रव्य तरंगे होती हैं जिसे हम लोग सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि को कहते हैं क्या? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। तो इसमें किसमें अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोनोग्राफी को अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, गलत है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, यह भी गलत है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनिक तरंगे हमने क्या पढ़ा था कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहेंगे? पराध्वनिक। इसे हम लोग अल्ट्रासोनिक कह सकते हैं ना। अल्ट्रासोनिक इंग्लिश में याद करोगे तो कन्फर्म रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन कथनों में से तो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। अपश्रव्य का मतलब होता है इंफ्रासोनिक, मतलब 20 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। हृदय अपश्रव्य ध्वनि यानी कि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में और ठोस की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों, यहाँ पर ठोसों में सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर बोला है कि गैस में होती है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैक संख्या का प्रयोग करते हैं ध्वनि की गति मापने के लिए, किसी वस्तु की गति को नापने के लिए। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। तो इनमें से देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं।
पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण नहीं होता है, आँख के रोग नहीं होते हैं। यहाँ पर ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। दोस्तों यहाँ पर पराध्वनिक जेट का जो विमान होते हैं जिनकी गति ध्वनि की गति के बराबर या फिर उससे अधिक होती है उन्हें पराध्वनिक जेट कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 की जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ये बात सही है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है कि ए गलत है बट आर सही है। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ये बात गलत है बस दोस्तों। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है, ध्वनि भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसको संचरण के लिए माध्यम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। ये गलत है बट आर सही है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। डेसिबल दोस्तों यहाँ पर वातावरण में ध्वनि नापने के लिए यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है प्रकाश का वेग, ऊष्मा का तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी। हम लोग डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? दोस्तों लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर डाटा दे रखा है, उसे देख लेते हैं। फुसफुसाहट 15 से 20, साधारण बातचीत 30 से 60, गुस्से में बातचीत 70 से 80, ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120, जेट विमान 140 से 150। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेसिबल का नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत होता है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराब वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने के शोर से। 100 डेसिबल का नॉइज़ प्रबलता स्तर संगत होता है। तो जो 100 डेसिबल का ध्वनि होती है वह यंत्र कारखानों से निकलने वाली ध्वनि के बराबर होती है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि बजती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। ठीक है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है तो कितनी होती है? यहाँ पर होती है लगभग 80 से 85 डेसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। किस स्तर से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल। दोस्तों 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम लोग हानिकारक कहते हैं और 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के रूप में कहते हैं ना। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डेसिबल हो जाएगा। 60 डेसिबल मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, वो गूंज को बता रहा है, उसकी इको को बता रहा है। ठीक है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि रेंग पटरियों के बीच परावर्तित होती है। ध्वनि स्रोत के भिन्न दूरियों पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने बच्चे ने क्या किया, रेल की पटरियों पर जा कर के देखा, तो वहाँ पे रेल की पटरियों पे थोड़ी हथौड़े मारता है तो हथौड़े की आवाज़ उसे 2 बार सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि का वेग इस बात में वायु की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वो हथौड़े ठोकने के बावजूद भी उसकी झंकार सुनाई देती है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। देखिए, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। सही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ध्वनि में ठोसों में सबसे ज़्यादा, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में, तो गैसों में जाते हैं तो कम हो जाती है। यहाँ पर कथन तो सही है। और कथन सेकंड क्या है? किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोस्तों, तापमान को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान को कम करने की बात किया है तो ध्वनि की गति बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। कथन 2 गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। दोस्तों, यह बात भी गलत है। कांच एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद कांच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम सही है, बाकी सब गलत हैं। तो केवल कथन फर्स्ट सही है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।